हेलो स्टूडेंट्स, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिजिक्स फर्स्ट के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। आज मैं यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 90% तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकलसन व्यतिकरण मापी से किसी वर्णक्रम रेखा की मोटाई डेल लैम्डा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में यदि दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों में विपर्यास समाप्त करने के लिए दर्पण का विस्थापन करना होता है तो वर्णक्रम रेखा की मोटाई होती है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होता है लैम्डा स्क्वायर बाई 2x। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजें बनती हैं। तो हमारा माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजें हमारी वृत्ताकार अनंत पर बनती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, जरूर करें आप इसे। नेक्स्ट है हमारा, माइकलसन व्यतिकरण मापी में गतिशील दर्पण को x दूरी पर चलाने पर यदि दृष्टि क्षेत्र में n फ्रिंजें गुजरती हैं तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2x/n। आप पहले करते जाइए, सोचते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतिकारी प्लेट का कार्य है। प्रतिकारी प्लेट क्या कार्य करती है? प्रतिकारी प्लेट हमारी दोनों व्यतिकरण तरंगों के बीच कलांतर प्रतिकार करना होता है प्रतिकारी प्लेट का कार्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन फ्रिंजें हैं। न्यूटन फ्रिंजें कैसी हैं, कैसी प्राप्त होती हैं हमें? तो वो वृत्ताकार तथा फिल्म में स्थानीयकृत। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म द्वारा परावर्तित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण शर्त है। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है? ये ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त होती है 2μt cos r = n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्लेटों के बीच वायु फिल्म में बहुल पुंज व्यतिकरण में आयाम विभाजन द्वारा पारगत भाग में व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात होता है। तो 1:r/r² ये होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं 9:1 के अनुपात में हैं व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो हमें पता है कि जो I1/I2 होता है वो A1 का स्क्वायर अपॉन A2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, A1 की वैल्यू आएगी 3 और A2 की वैल्यू आएगी हमारी, कितनी आएगी 1। फिर उसके बाद इसमें हमसे क्या पूछा है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम निकालना है। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना होगा, A1 का स्क्वायर, A1 + A2 का होल स्क्वायर और A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 4:1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन लगा के देखना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो स्लिट प्रयोग प्रदर्शित करता है। द्विस्लिट प्रयोग क्या प्रदर्शित करता है? व्यतिकरण। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा जल्दी कराती हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है बीटा = λd/2d। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में दो क्रमागत अधिकतम स्पष्टता की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए गतिशील दर्पण को x दूरी से विस्थापित करना पड़ता है। तो तरंगदैर्घ्य अंतर होगा। तरंगदैर्घ्य अंतर कितना होगा? तरंगदैर्घ्य अंतर होगा हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, λ² / 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले में रंगीन दिखाई देने का कारण है। साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फनाकार फिल्म में प्रकाशीय मार्ग उत्पन्न होता है। इसका हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 म्यूटी कॉस आई प्लस थीटा। श्वेत प्रकाश के कारण पतली फिल्म में रंग दिखाई देने के आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो फिल्म की मोटाई है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में अर्ध फ्रिंज की चौड़ाई का मान होता है। तो अर्ध फ्रिंज की चौड़ाई का मान होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 - r/√r। नेक्स्ट है हमारा, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों की तीक्ष्णता जो है वो परावर्तन गुणांक बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों की अर्ध चौड़ाई। नेक्स्ट, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था आपसे अर्ध फ्रिंजों की चौड़ाई, और यहाँ पर फ्रिंजों की अर्ध चौड़ाई, तो 2 लग जाएगा आगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब्री पैरो फ्रिंजें होती हैं, कैसी होती हैं? ये होती हैं समान झुकाव की समकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंजें। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना। 2 तरंगों की तीव्रता की निष्पत्ति 4:1 है, उनके आयामों की निष्पत्ति तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। क्या बताया था मैंने अभी आपको? ये बताया था कि जो I1/I2 = A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर होता है। तो इससे हम आयाम हमारे A1 और A2 हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसका हमारा आंसर होगा, देखिए आप करके निकाल के देखना, इसका आंसर आपका निकलेगा 2:1, ये वाला, क्योंकि इनका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। A1 और A1 की वैल्यू 2 आएगी और A2 की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट है हमारा, माइकलसन व्यतिकरण मापी में M1 दर्पण को 0.003 सेमी दूरी से चलाने पर 100 फ्रिंजें विस्थापित होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश का रंग कौन सा होगा? प्रयुक्त प्रकाश का रंग होगा हमारा पीला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त पतली तेल की फिल्म से परावर्तित प्रकाश चमकदार रंगों में दिखाई देने का कारण है। मैंने क्वेश्चन कराया आपको अभी, तो इसका कारण है व्यतिकरण, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, पतली फिल्म में रंग निम्न का परिणाम है। ये भी वही है, सेम प्रकाश के व्यतिकरण का परिणाम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में किन्हीं 2 क्रमागत व्यतिकारी तरंगों में कलांतर होता है। तो कलांतर कब होता है? जब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 2π/λ × 2t cos r। नेक्स्ट है, ये मैं करा चुकी हूँ, फेब्री पैरो फ्रिंजें होती हैं समान झुकाव की समकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंजें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों की अर्ध चौड़ाई होती हैं, ये भी कराया है मैंने, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 - r/√r। थोड़ा मैं स्पीड से करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का तीक्ष्णता गुणांक f का मान होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4r/1 - r²। नेक्स्ट है हमारा, फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी के लिए सत्य कथन है। तो फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी के लिए सत्य कथन है कि जो अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, परंतु इसका मान प्लेटों के परावर्तन गुणांक पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, न्यूटन वलय प्रयोग में वलयाकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, किसके द्वारा प्राप्त होती हैं हमें न्यूटन वलय प्रयोग में? आयाम विभाजन द्वारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, न्यूटन वलय देखे जाते हैं हमारे किस में देखे जाते हैं? न्यूटन वलय केवल हमारे परावर्तित भाग में देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बेज फिल्म में प्राप्त फ्रिंजों की आकृति कैसी होती है? सरल रेखीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन वलय प्रयोग में आवश्यक है कि क्या आवश्यक है न्यूटन वलय प्रयोग में? कि एक वर्णीय विस्तृत प्रकाश स्रोत से प्रकाश फिल्म पर अवलंबित आपतित हो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पानी के तल पर तैरता हुआ तेल श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, तेल की परत की संभावित मोटाई? ऑप्शन ए इज करेक्ट,
स्वैंगस्ट्रॉन। यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दोगुनी करने पर फिर प्रिज्म की चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन 2d। यहाँ पर ये जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2d है, इसको आधा कर देंगे और d/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2d हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेज रूपी फिल्म में प्राप्त फ्रिंजों की आकृति। बता चुकी हूँ मैं आपको, सरल रेखीय। नेक्स्ट है हमारा यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई। यह भी पिछला वाला सेम क्वेश्चन है, 4 गुनी हो जाएगी। करके देखना आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्यतिकरण पैटर्न में ऊर्जा क्या होता है? संरक्षित रहती है तथा केवल उसका पुनः वितरण होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कला संबद्ध स्रोत हैं, कैसे हैं? नियत कलांतर के। दो कला संबद्ध स्रोत कैसे होते हैं? नियत कलांतर के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं नॉनपात एक है, व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, इनकी महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की निष्पत्ति कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आप देख लेना, इसका आंसर निकल के आएगा 4:1। फिल्म में प्राप्त फ्रिंजों की आकृति होती है। पनाकार फिल्म में हमें कैसी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं? ऋजुरेखीय। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों में कलांतर होना चाहिए, समय के साथ नियत रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फैब्री पैरो फ्रिंजें होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समान झुकाव की समकेंद्रीय वृत्ताकार फ्रिंजें। तो नेक्स्ट है हमारा विनाशी व्यतिकरण केवल तभी होता है जब कलांतर कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजें बनती हैं वृत्ताकार अनंत पर, यह भी मैंने आपको करा दिया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेले डिफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है माइकलसन व्यतिकरण मापी में प्रतिकारी प्लेट का कार्य है, क्या करता है प्रतिकारी प्लेट? हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्यतिकरकारी तरंगों का प्रकाशीय पथ समान करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फैब्री पैरो व्यतिकरण मापी में प्लेटों के परावर्तन आर बढ़ाने पर विभेदन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन विलेय प्रयोग में वलयाकार फ्रिंज में प्राप्त होती हैं। तो कैसी फ्रिंज में हमें प्राप्त होती हैं? आयाम विभाजन द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? आयाम विभाजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन वलय प्रयोग में परावर्तित प्रकाश में वलय का केंद्र होता है, कैसा होता है वलय का केंद्र? अदीप्त। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कांच की प्लेट तथा समतलोत्तर लेंस के बीच वायु के स्थान पर द्रव रखने पर एनवी अदीप्त वलय का व्यास 0.30 सेमी से 0.25 सेमी हो जाता है। तो प्रयुक्त द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.44। नेक्स्ट है न्यूटन वलय के प्रयोग में लेंस के नीचे समतल प्लेट के स्थान पर समतल दर्पण रखा जाए तो क्या होगा? तो हमारी समान तीव्रता की हमें फ्रिंज में प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है माइकलसन व्यतिकरण मापी का अल्पतनांक कितना होता है? 10⁻⁷ सेमी होता है। नेक्स्ट है व्यतिकरण मापी के एक प्रयोग में छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी को दुगना कर देने पर फ्रिंज की मोटाई क्या होगी? बताइए मोटाई क्या होगी फ्रिज की? तो फ्रिज की मोटाई हमारी 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जो बीटा होता है वो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तो जब वो 2 गुनी होगी तो ये भी हमारे चौड़ाई भी 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि किसी बिंदु पर दो तरंगे y1 दे रखा है और y2 दे रखा है तो उस बिंदु पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कितनी की बनेगी? तो अदीप्त फ्रिंज फाई की वैल्यू कितनी होगी? फाई इक्वल पाई। मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। और
नेक्स्ट है हमारा 0.25 सेमी दूरी पर रखी दो स्लिटों को तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। स्लिटों के 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं। फ्रिंज की चौड़ाई, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन 2d। यहाँ पर लैम्डा की जगह तरंगदैर्घ्य है, 2d हमारे दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है ये, और जो कैपिटल डी है वो हमारी पर्दे से स्लिट के बीच की दूरी है। तो फॉर्मूला आप लगा के देखना, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0.02 सेमी। व्यतिकरण प्रयोग में क्रमांगत उच्चिष्ट व निम्निष्ट के मध्य की दूरी कितनी होती है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट की मध्य की दूरी वही फॉर्मूला है अभी जो मैंने आपको बताया था, लैम्डा डी अपॉन 2d। दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता की निष्पत्ति 81:1 है, तो न्यूनतम और अधिकतम की निष्पत्ति कितनी होगी ये मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, आप निकाल के देख लेना। इसका आएगा आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है माइकलसन व्यतिकरण मापी में किसी एक दर्पण को x दूरी विस्थापित करने पर n फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमारी होगी लैम्डा इक्वल टू x अपॉन n। ये क्वेश्चन भी करा दिया है मैंने, बार बार वही लौट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बताते चलना। एक समान मोटाई 10⁻⁻10 मीटर की साबुन के घोल की फिल्म पर श्वेत प्रकाश गिरता है, परावर्तित भाग में वह दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी? वहाँ में काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का तीसरा गुणांक, अभी बताया मैंने आपको क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फैब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में, ये भी यही क्वेश्चन है सेम, इसका भी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाएगा यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की क्या हो? तरंगदैर्घ्य समान हो और कलांतर नियत हो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में एक व्यतिकारी किरण के मार्ग में अपवर्तनांक म्यू तथा मोटाई d की पारदर्शी फिल्म लगाने पर दृष्टि क्षेत्र से n फ्रिंजें गुजरती हैं। गतिशील दर्पण को x दूरी चलाने पर भी दृष्टि क्षेत्र से n फ्रिंजें गुजरती हैं, तब सही संबंध होगा। तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाश का व्यतिकरण बतलाता है, क्या बतलाता है हमें प्रकाश का व्यतिकरण? कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्यतिकरण संभव है, व्यतिकरण किस में संभव है? व्यतिकरण अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगों में तो संभव है। प्रकाश के व्यतिकरण की परिघटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्यतिकरण की परिघटना में यदि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं समान हो तो व्यतिकरण प्रतिरूप में औसत तीव्रता होगी, तो औसत तीव्रता कितनी निकल के आएगी हमारी? 2i। नेक्स्ट है समान तीव्रता i की दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती हैं, उच्चिष्ट पर प्रकाश की तीव्रता होगी, कितनी होगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4i। नेक्स्ट है एक वर्डी दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं, कैसे होते हैं? कला संबद्ध स्रोत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों का अनुपात होना चाहिए, कैसा होना चाहिए अनुपात हमारा 1:1 में होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजें की तीव्रता 0 हो तो दोनों व्यतिकारी तरंगें कैसी होंगी? समान आयाम की होंगी या समान आवर्ती की होंगी, समान तरंगदैर्घ्य की होंगी या फिर विपरीत दिशा में चलेंगी, तो कैसी होंगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, समान आयाम की होंगी। नेक्स्ट है y1 इक्वल इतना दे रखा है और y2 इक्वल 6 cos ओमेगा टी के व्यतिकरण से परिणामी अधिकतम आयाम, तो हमें इसको आयाम निकाल लेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 के स्क्वायर इक्वल होगा, तो हमें पता तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर इक्वल 8 × 64 प्लस 6 × 36, ये 100 हो गया, तो अधिकतम आयाम a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, तो ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा यही वही फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर औसत तीव्रता के लिए, बट ये आपका अधिकतम आयाम के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अनुपात कितना निकल के आएगा? 25:1। करके देखना आप इसे, पहले जैसे क्वेश्चनों की तरह है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिज में होती हैं। कैसी होती हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिज में? हमारी होती हैं सदैव दीप्त, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता आई है। एक स्लिट को बंद कर देने पर इस स्थान पर तीव्रता I0 हो जाती है, तब I तथा I0 में संबंध होगा। क्या संबंध होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, I = 4I0। नेक्स्ट है यदि अंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटें S1 व S2 स्रोत के सापेक्ष सममित रूप से स्थित नहीं हैं, तो स्रोत S के ठीक सामने पर्दे पर स्थित बिंदु O क्या होगा? ना तो पूर्णतः दीप्त होगा और ना ही पूर्णतः अदीप्त, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये वाला तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में फ्रिंज की तीव्रता, आप ही बताइए इसको क्या होता है? इसका होता है बढ़ने, परावर्तन गुणांक बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है दूरी आदि करने, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी आदि करने पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, वो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जब वो आदि होगी तो वो 2 गुनी हो जाएगी। अगला है यंग के प्रयोग में एकवर्णी प्रकाश से दो स्लिटों को प्रकाशित किया जाता है। पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। एक स्लिट से आने वाले प्रकाश के मार्ग में एक पतली माइका प्लेट रख दी जाती है, तब क्या होता है? तब फ्रिंज का पार्श्विक विस्थापन होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2D है और पर्दे के बीच की दूरी D है, तो प्रति मीटर फ्रिंजों की संख्या पूछी है, तो फ्रिंजों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? फ्रिंजों की संख्या होगी 2D/λD। यदि लैम्डा = 5000 एंगस्ट्रॉन, यदि लैम्डा = 5000 एंगस्ट्रॉन स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है और पर्दे के बीच की दूरी दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, बताया है बीटा = dλ/2D। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? हमारा आंसर निकल के आएगा, आपका इसका आंसर निकल के आएगा 0.01 सेमी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा = 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 1 मिमी दूर स्थित दो स्लिटों को प्रकाशित करता है। इनसे 2 मीटर दूर रखी स्किन पर फ्रिंज चौड़ाई होगी, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी? वही फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला, तो आंसर क्या निकल के आएगा? हमारा आंसर निकल के आएगा हमारा 1 मिमी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 मिमी दूरी पर स्थित दो स्लिटों को 6.5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। स्लिट से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देती हैं। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी है, तो इसका क्या निकल के आएगा? इसका निकल के आएगा 1.63 मिमी। नेक्स्ट है फ्रेनेल के द्विक प्रिज्म प्रयोग में एक कला असंबद्ध स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो हमारे तरंगाग्र के विभाजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग के व्यतिकरण चित्र में उपरांत चौड़ाई 0.4 मिमी है। यदि संपूर्ण विन्यास को जल में रख दिया जाए तो नई उपरांत चौड़ाई क्या निकल के आएगी? हमारी 0.03 मिमी। फ्रेनेल द्विक प्रिज्म प्रयोग में उत्तल लेंस की दो स्थितियों में पर्दे व स्लिट के दो प्रतिबिंबों के बीच अंतराल क्रमशः D1 व D2 है, तब दो आभासी स्रोतों के बीच अंतराल 2D हमारा क्या होगा? 2D हमारा होगा √D1 D2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द्विक प्रिज्म का न्यून कोण
अल्फा है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। यदि द्विक प्रिज्म को एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित स्लिट से ए दूरी पर रखा जाए तो उसके द्वारा बने दो आवासीय स्रोतों के बीच की दूरी 2d कितनी होगी? हमारी होगी 2 अल्फा म्यू माइनस 1 अल्फा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है हमारा रेले का अपवर्तनांक मापी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बता चुकी हूँ गैस का अपवर्तनांक ज्ञात करने में। नेक्स्ट है किसी गैसीय माध्यम का अपवर्तनांक म्यू उसके दाब पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो जो म्यू माइनस 1 है वो पी के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरंग का सघन माध्यम से परावर्तन होने पर उत्पन्न पथांतर होगा। उत्पन्न पथांतर कितना होता है? λ/2 का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जब पतली पारदर्शी फिल्म पर प्रकाश आपतित होता है तब क्या होता है? तब फिल्म के निचले पृष्ठ से पारगमित प्रकाश तरंगें परस्पर व्यतिकरण करती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सूर्य के प्रकाश में एक पतली फिल्म में रंग देखने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि फिल्म की मोटाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। नेक्स्ट है फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी पारगमित व्यतिकारी किरणों के आयामों में अनुपात। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है किसी पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई टी तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। यदि एक वर्णीय प्रकाश किरण फिल्म पर आपतित हो और अपवर्तन कोण आर है तो फिल्म के ऊपरी एवं निचले परावर्तित प्रकाश किरणों के बीच प्रभावी पथांतर होगा। कितने का होगा प्रभावी पथांतर? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फॉर्मूले क्या ही 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना। यहाँ पर हमसे पूछा है समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त परावर्तित प्रकाश के लिए, तो ये 2-3 फॉर्मूले याद कर लेना। इसके लिए होगा ये 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n+1 λ/2। नेक्स्ट है यहाँ पर हमसे पतली पारदर्शी फिल्म में वहाँ तो पूछा था परावर्तित, यहाँ पूछा है पारगमित समपोषी के लिए। तो क्या होगा इसका? इसके लिए हमारा होगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल n λ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये है यहाँ पर हमसे परावर्तित के विनाशी व्यतिकरण के लिए पूछा है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल n λ। ये दोनों बराबर होंगे, ऊपर वाला और ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक पतली कांच की प्लेट का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है और तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन वाला प्रकाश इस प्रकार आपतित होता है कि प्लेट में अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है। तो प्लेट परावर्तित प्रकाश में काली दिखाई दे तो उसकी न्यूनतम मोटाई उसकी क्या होगी? इसकी न्यूनतम मोटाई हमारी होगी 4000 एंगस्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कांच म्यू इक्वल 1.5 की दो प्लेटों के बीच तेल म्यू इक्वल 1.68 की पतली फिल्म है। स्टोक्स के नियम अनुसार फाई कलांतर उत्पन्न होता है। केवल कहाँ पर उत्पन्न होता है? जो फाई कलांतर है वो हमारा केवल फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित तरंग में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपके लिए आगे यूनिट सेकंड और आगे की यूनिटों के क्वेश्चन जल्दी लाऊंगी। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे